ग्रामर का एक अदर पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, समास। नहीं, हम लोग संधि पढ़े थे इससे पिछले वीडियो में। संधि में स्वर संधि का 5 भेद हम लोग पढ़ लिए थे। क्या व्यंजन की संधि बाकी है। फिलहाल समास पहले से पढ़े हुए हैं ग्रामर में, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप पढ़ना है, आसानी से पहचान ले। जैसे आपको संधि में पहचाने थे, स्वर संधि में 5 संधि को आसान तरीके से समझाया था, वो क्या आप आसानी से पहचान सकते हैं। समास होता क्या है असल में कि वो पदों का संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्त मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना। अगर हम लोग संधि में पढ़े कि 2 अक्षरों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से एक नया शब्द बना था, वो संधि था। समास में क्या है कि 2 या अधिक पदों का मेल है और उसे एक नया शब्द बनता है, उसको क्या बोलेंगे? समास। इसमें पद होता है, अक्षर से मतलब नहीं है, पद जुड़ते हैं। ठीक है, तो 2 परिभाषा साधारण तौर पर जो आपको आसानी से याद हो जाए कि पदों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, या 2 या अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लिया है मैंने कि नीला है जो कमल, ये पद हो गया सब, और जोड़ के नया शब्द बना नील कमल। ठीक है, नील कमल को अगर आप लिखते कि नीला है जो कमल, उसको कहते हैं समास विग्रह। विग्रह करना मतलब अलग कर देना, नहीं, विग्रह करना मतलब अलग कर देना। तो नील कमल को आप लिखते हैं अगर नीला है जो कमल, तो इसको हम समास विग्रह कहते हैं। और नीला है जो कमल का आप जो नील कमल लिख रहे हैं, ये समास है, क्योंकि 2 या अधिक पदों को मिला करके एक शब्द बना नील कमल। तो 2 या अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास क्या है? पदों का संक्षिप्तीकरण है। परिभाषा क्लियर है? पूछेंगे बता दीजिएगा। उसके बाद ये भेद में थोड़ा कंट्राडिक्शन है, ठीक है, थोड़ा विरोधाभास है, समझ की फेर है। अगर साफ साफ मैं पूछूं कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। इस पे भी हम लोग बहुत पहले डिस्कस किए हुए थे। लेकिन हम किताब में जो पढ़ते हैं कि समास के साधारणतः भेद कितने? 6 भेद। असल में जो 2 इसका भेद है, तत्पुरुष में ही कर्मधारय भी आ जाता है और तत्पुरुष में ही द्विगु भी आ जाता है। इसी दोनों को जब तत्पुरुष में ला देते हैं तो 4 भेद हो जाता है। ठीक है, वो 4 होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन जब उनको अलग करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तो 6 तरह का भेद हम पढ़ते हैं। तो अब अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है, सीधे अगर कहे कि समास के कितने भेद हैं, 2, 4, 5, 6 ऑप्शन हो, तो आप 6 ही रखिएगा। सामान्य रूप से 6 ही भेद होता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से जो है सबके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। इसका नंबरिंग किसी किताब में पहले अगर कर्मधारय ही दे दे तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव को कैसे पहचानते हैं, क्या आसान सा तरीका है कि आप शब्द देखें और पहचान जाए कि ये अव्ययी भाव है। क्योंकि समास से सवाल हर हाल में रहता है, केवल आपके क्लास में नहीं, अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। हाँ, अब ये समास का पहला भेद हो गया, अव्ययी भाव समास। कौन सा भेद है पहला? अव्ययी भाव। परिभाषा लिखा है मैंने कि जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ये बेसिक फार्मूला है जो हम लोग परंपरागत पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, जो अब परिभाषा वगैरह याद करते हैं। लेकिन इतना से जो है ना काम चलने वाला है नहीं कि अगर बहुत सारे शब्द लिखे और उसमें से एक चुना हो कि अव्ययी भाव समास क्या है, तो केवल परिभाषा याद करने से हम नहीं पहचान पाएंगे। तो आखिर कैसे आसानी से पहचान लेंगे, उसके लिए एक ट्रिक क्या है कि अव्ययी भाव समास वाले शब्दों में निम्न उपसर्ग रहते हैं। अब ये उपसर्ग शब्द मैंने यूज किया है, मैं चाहता तो इसके लिए दूसरा शब्द यूज कर सकता था, दूसरा शब्द प्रयोग कर सकता था कि अव्ययी भाव समास वाले शब्दों में निम्न शब्द पहले आते हैं। उपसर्ग इसलिए दिया कि इस बहाने आपको उपसर्ग पता चल जाए क्या होता है। वैसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के ठीक पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन शब्द या शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। और ठीक इसके अपोजिट होता है प्रत्यय। वैसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। दिशाहीन प्रत्यय नहीं, बेलाग, बे प्रत्यय उपसर्ग।
तो मैंने लिखा कि पहचानने का तरीका क्या है कि अव्ययी भाव समास वाले शब्दों में निम्न उपसर्ग रहते हैं। वो जो भी शब्द होगा उसमें कोई ना कोई उपसर्ग हर हाल में रहेगा, इससे आप पहचान लेंगे। कुछ बेसिक जो उपसर्ग है उसका नाम मैंने दिया है, हो सकता है कि एक आध और इससे ज़्यादा भी रहता हो, लेकिन वो पहचान लेंगे आप कि हाँ इसमें ये शब्द उपसर्ग छांट देंगे तो नया शब्द रह रहा है। बात समझ रहे? जैसे आ है, अ है, यथा है, प्रति है, अनु है, उप है, बे है, ये सारे उपसर्ग जो है कोई ना कोई शब्द के जो है पहले जुड़े रहेंगे अगर, तो समझिएगा वो क्या है, तो यही भाषा। और ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है आ और यथा और प्रति से, अनु से, जो आपके सामने दिख रहा है इतना ही में अव्ययी भाव समास घूम जाएगा। आप पिछले 10 साल का सवाल उठा के देख लीजिए, अगर उस सवाल में समास आया है, आएगा ही आएगा, और अगर उसमें उस सवाल में अगर अव्ययी भाव कहीं भी है, इससे ज्यादा कोई उपसर्ग नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 10 साल का सवाल आप देखिए, मैं देख के आया हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ। उसके बाद अभी शब्द देखिए, फिर मैंने थोड़ा सा और लिखा है कि इनके अतिरिक्त दो लगातार शब्द भी रह सकते हैं, लगातार शब्द रिपीट करने वाले, रिपीटेटिव वर्ड कह सकते हैं उसको, जैसे धड़ाधड़ कर रहे, धड़ धड़ नहीं, साए साए, जैसे एकाएक, जैसे फड़ फड़, डबल देख रहे हैं, दो रिपीट हुआ वर्ड, ऐसे शब्द भी रहेंगे तो आप समझिएगा अव्ययी भाव समास है। नीचे के एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रतिकूल, आप साफ साफ देख रहे हैं कि प्रति शब्द यहाँ पे है उपसर्ग, तो प्रतिकूल क्या हो गया अव्ययी भाव समास। आप देखिए प्रतिदिन में पहचान लेंगे प्रति है, अनुसार में देखिए अनु है ना, तो अनु क्या है, उपसर्ग है यहाँ। आप देखिए आमरण में क्या उपसर्ग है, आ, बेधड़क में कौन उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति एक, प्रत्येक को तोड़िएगा तो प्रति एक, उसमें भी प्रति छुपा हुआ है, इसलिए आप यही भाव समास। आप देखिए यथा शीघ्र, उपसर्ग कौन सा है, यथा। आप देखिए बेरहम, जैसे आप लोग बेरहम है, आप लोग रहम नहीं है मास्टर साहब लोगों पे, तो बेरहम में बे क्या है, उपसर्ग है। बेराग में क्या है, बे उपसर्ग है। परोक्ष में क्या है, प उपसर्ग है। उपकुल में क्या है, उप उपसर्ग है। निर्भय, निर्भय में है बिना भय के, नहीं बिना भय के, ये हो गया आपका अव्यय, बिना जो शब्द है अव्यय है, तो निर्भय में नी मान लीजिए, उसके बाद भरपेट उपसर्ग, ठीक है, कोई ना कोई उपसर्ग इन सारे शब्दों में आपको मिल जाएंगे। आप समझिएगा कि क्या है वो अव्ययी भाव समास, पहचान लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। जब 2-3 समास पढ़ लेंगे ना, तब जब मिक्स करके शब्द देंगे हम, तब पहचानिएगा, तब बहादुरी। अभी तो आप जान रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं अव्ययी भाव, तो ये कहाँ से पुरुष हो जाएगा, नहीं। अच्छा मैंने एक शब्द लिखा, मान लीजिए चरण कमल, क्या लिखा, आप बस इतना बताइए कि क्या चरण कमल अव्ययी भाव समास है, चरण कमल में आपको इसमें से कोई जो है चरण मिल रहा है, तो है वो, आप बताइए दशानन क्या अव्ययी भाव समास है, आप बताइए चतुर्भुज अव्ययी भाव समास है, आप बोलिए राजपुत्र अव्ययी भाव समास है कि नहीं, भरभरा रहे हैं, बोल नहीं साहब, नहीं है, तो कुछ नहीं, इसमें से कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो बस हमको बाकी समास से अभी कोई मतलब नहीं है, कोई भी शब्द बोले तो खाली आप पहचान जाए कि वो अव्ययी भाव समास है कि नहीं, ये पहचान लेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर हमारा है क्या, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, परिभाषा मैंने लिखाई है कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान, क्या हो, अब उत्तर पद का मीनिंग मैंने जान चुके नहीं लिखा कि मैं बताऊंगा। उत्तर मतलब बाद का, उत्तर मतलब, तो जिस समासिक शब्द का उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान, और तत्पुरुष में उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान। लेकिन ये तो परिभाषा की बात है, इतना से पहचान में नहीं है। तो तरीका क्या है पहचानने का, कि हर हाल में विभक्ति चिन्ह रहेगा। अब ये विभक्ति चिन्ह का क्या मतलब है, विभक्ति चिन्ह का मतलब है कारक से। कारक कितना है, 8, कारक कितना है, 8, और कारक में विभक्ति चिन्ह होते हैं, कर्ता नहीं कर्म को कर्म से वाला, है ना। लेकिन जो 8 विभक्ति चिन्ह है, मतलब 8 कारक है, उसमें 6 कारकों का जो विभक्ति चिन्ह होता है उतना ही से मतलब है, उतना ही इस्तेमाल होगा किसमें, तत्पुरुष समास में। और वो 6 में 2 जो छट गया है, 8 में 2 छटा तो 6 बचा, वो 2 छटा पहला कर्ता कारक, और दूसरा लास्ट वाला क्या, संबोधन कारक, उसको क्या बोलते हैं, हे राम यहाँ आओ, नहीं, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक को और कर्ता कारक को हटा देना है, तो बचता है 6। उस 6 का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो हर हाल में आपको रहेगा किसमें, तत्पुरुष समास। अगर
आप इसका मीनिंग सोचिए, यथा प्राप्त, तो मैंने तोड़ के लिखा यथा को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय मतलब सभी को प्रिय। गगन चुंबी, गगन को चुंबी, गगन को चुंबने वाला, सेंस ये है। कट खोदवा, काट को खोदने वाला, लकड़ी को खोदने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, काटने वाला। नहीं, सब में को छुपा हुआ है, तो हमको इससे भी मतलब नहीं है उसमें को छुपा रहेगा कि से छुपा रहेगा कि क्या छुपा रहेगा, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। हालांकि मैं सब अलग अलग करके बता रहा हूं कि भाई ये पहला नंबर लिखा ना, कर्म को, तो एक को विभक्ति वाले शब्द है। कर्म से होगा तो से पे भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल में क्या देगा, शब्द देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा समास है। आपके सिलेबस में 10th से 12th तक आपसे पूछेगा इसमें कौन सा समास है। ये नहीं पूछेगा कि अगर ये तत्पुरुष समास है तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। और अगर पूछा उसके लिए उपाय कर रहे हैं कि जब भी कर्म वाला तत्पुरुष पढ़ना हो तो बस इतना शब्द ध्यान रखिए, सब में को छुपा रहेगा, इसमें से आ ही नहीं सकता है। तो पहला हुआ कर्म तत्पुरुष कहिए, और कर्म का चिन्ह क्या हुआ, विभक्ति चिन्ह को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको मान लेते हैं कर्म तत्पुरुष, नहीं कर्म तत्पुरुष पहचानने के लिए ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। तत्पुरुष का पहला भाग, पहला भेद हो गया। नहीं, इसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है, कर्म के बाद कर्म, तो कर्म तत्पुरुष भी होगा जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। चलिए उसको ये दूसरा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का दूसरा भेद मान लीजिए। कर्म तत्पुरुष कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष। और विभक्ति चिन्ह की बात करें तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो कर्ता ने तो छाट दिए हैं कर्म को, पहला भेद, और दूसरा क्या, कर्म से। अब देखिए कर्म से जो है ना, से दोनों विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, लेकिन एक में क्या है, एक में जुड़ाव है और अगले में अलगाव है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और उसने मुझे कलम से मारा, उसने मुझे कलम से मारा, नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए कि भय से आकुल, वह भय से आकुल है, ये भय से आकुल कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, इसमें अलगाव नहीं है, तो ये क्या हो गया, कर्म से। तो ये दूसरा भेद है कर्म तत्पुरुष। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पूरे समास में सबसे बड़ा भाग तत्पुरुष समास का ही है, क्योंकि 6 तरह वो हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो जाहिर सी बात है इसमें शब्द ज़्यादा होंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे, नहीं नियम ज़्यादा होंगे। तो जब विभक्ति से आएगा समझिए वो कर्म तत्पुरुष है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ। मन चाहा, मन से चाहने वाला, मन के द्वारा चाहा हुआ, से या द्वारा कुछ भी हो सकता है। भयाकुल, भय से आकुल, नहीं। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखा है, इसी में से कोई आएगा। ज़्यादातर इससे अलग का शब्द शायद ही आते हैं। बहुत जकड़ियाया हुआ सवाल जो कभी जिंदगी में कभी हम सुने नहीं है, देखे नहीं है, वैसे शब्द एग्जाम में आपके लेवल में नहीं आएंगे। तो रस भरा, मदमाता, भोगग्रस्त, मुंह मांगा, मदांध, बेचोर, मुंहचोर, पददलित, शोकाकुल, कामचोर, शोकग्रस्त, श्रमजीवी, अकाल पीड़ित, ये सभी कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तत्पुरुष का दूसरा भेद है। नहीं तो ये शब्द भी ध्यान में रखना है। अब मद रस भरा है, रस को भरा हुआ नहीं कहिएगा, या आम रस भरा है, रस से भरा हुआ कहिएगा, नहीं या रस के द्वारा भरा हुआ कहिएगा। इसमें दूसरा जो विभक्ति चिन्ह है वो सेट ही नहीं करेगा। तो 2 चीजें जरूरी है, एक तो आपको जानना कि शब्द को तोड़ रहे हैं तो विभक्ति चिन्ह कौन आएगा, या फिर जितना शब्द मैं लिख रहा हूँ उतना शब्द आपके दिमाग में रहना चाहिए और आंख से एक बार गुजरेगा आपके ना, तो जब वो शब्द कहीं भी आएगा आप पकड़ लीजिएगा। दिक्कत कहाँ होती है कि जो शब्द आया है वो शब्द कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम फंस सकता है। इसलिए अधिक से अधिक शब्द का स्टॉक कर लेना है, अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स उदाहरण के स्टॉक कर लेने हैं, कहीं से भी सवाल आए हम पहचानें। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर अब हम तीसरे में आते हैं। तो तीसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। नहीं, और संप्रदान का चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। नहीं, आप ये शब्द देखिए, गौशाला, गाय के लिए शाला, इसको गौशाला भी लिखते हैं, आगे एग्जाम्पल दिए हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति छुपा हुआ है इसमें। तपोवन, तप के लिए वन। तो के लिए जहां भी विभक्ति आएगा समझिएगा संप्रदान तत्पुरुष है। तत्पुरुष लिख करके अगर आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो समझिए कि वो
तब आपको लिखना पड़ेगा कि के लिए आएगा तो संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, फिर मैंने शब्द दिए हैं विधानसभा, रसोई घर, सभा भवन, स्नान घर, पुत्र शोक, पितृशोक, लोकसभा, देवालय, राख, हर्ष, गौशाला, मैखाना। मैखाना मतलब मैं मैं और मैंने शराब नहीं, शराब जहाँ बैठ के पीते हो, शराब के लिए खाना हर जगह बना हुआ है, वो मैं खाना है। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी के लिए बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है, हाँ, लेकिन बाकी जगह जहाँ पे भी है तो मैं खाना बहुत, और क्या कहें, मशहूर शब्द है। गजल लिखने वाले जो लोग होते हैं, और क्या कहें उसको, कविता विता लिखने वाले लोग, शेर लिखने वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहरहाल ये शब्द जो है, इन सब में के लिए विभक्ति छुपी हुई है, और के लिए विभक्ति चूंकि छुपी हुई है इसलिए ये समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। नहीं, और कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। के लिए के कारण कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान तत्पुरुष। तो ये तीन, देखिए, ये तत्पुरुष का चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष। क्या है? अपादान। याद करिए, करण से भी लिखे हुए थे, करण का विभक्ति से, और अपादान का भी से होता है। तो करण के से में जो है लगाव है, और अपादान के से में अलगाव है, ये दो में फर्क है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक है से, नहीं। मैं कलम से लिखता हूं में क्या है? करण कारक। मैं कलम से लिखता हूं में से जो है करण कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं उसमें क्या है? अपादान कारक है। अपादान तत्पुरुष में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का जब समास विग्रह करिएगा उसमें भी से विभक्ति आएगा, लेकिन उसमें अलगाव का बोध होगा। किसका? अलगाव का। और सबसे आसान ट्रिक पहचानने का, जो शब्द आपके आएंगे अपादान तत्पुरुष के, उन शब्दों के अंत में, मतलब प्रत्यय जो है, जहां भी हीन देखिएगा, विमुख देखिएगा, मुक्त देखिएगा, रिक्त देखिएगा, आंख मूंद के सीधे, वो तत्पुरुष है अपादान। क्योंकि ये शब्द जहां जुड़ेंगे प्रत्यय, उसमें अलगाव ही होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऐसे ही इन सारे जो शब्द हैं, समासिक शब्द हैं, इनको आपको विग्रह करना है। और पहचानेंगे कैसे? उसमें ये प्रत्यय लगा रहेगा, ज्यादातर में ये प्रत्यय लगा रहेगा। शब्दों को तोड़ेंगे तो से विभक्ति आएगी, और उस से अलगाव का बोध होगा। ठीक है, घंटी लग गई है, अगले घंटी में हम लोग जो है, हाँ, जो बचा हुआ रेस्ट हिस्सा है वो पढ़ेंगे 2 से 3 बजे, प्रयास करते हैं। ठीक है, चलते हैं तब।